क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी की असली परख करनी हो तो उसे शब्दों से नहीं बल्कि परिस्थितियों से परखा जाता है। एक माँ अपने बेटे के लिए एक ऐसी बहू चाहती थी जो पूरे परिवार को जोड़ सके, लेकिन उसे डर था कि कहीं सामने दिखने वाली सादगी सिर्फ दिखावा तो नहीं। इसलिए उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान रह जाएंगे। शादी तय होने के बाद उस सास ने अपनी होने वाली बहू की गुप्त परीक्षा लेने का निश्चय किया। वो साधारण कपड़ों में एक अजनबी और कभी कभी सख्त स्वभाव वाली महिला बनकर उससे कई बार मिली। उसे डांटा, परखा और मुश्किल हालात में डाला। लेकिन उस लड़की को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि जिसकी वो बार बार मदद कर रही है वही उसकी होने वाली सास है। हर बार उस बहू ने जो किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। आखिर उस बहू ने ऐसा क्या किया कि सास का दिल पिघल गया, और क्यों उस दिन उस घर में बहू नहीं बल्कि बेटी का स्वागत हुआ। यही है आज के बेहद भावुक और दिल को छू लेने वाली कहानी। ये कहानी है तनीषा की। तनीषा उस दिन खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी। घर में हर तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि क्या वो सच में उस नए घर में खुद को ढाल पाएगी। तनीषा बचपन से ही बहुत सरल स्वभाव की थी। वो शहर में पली बढ़ी जरूर थी, लेकिन उसके संस्कार बहुत साधारण और सादगी भरे थे। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि बेटी, जिंदगी में सबसे बड़ा गहना इंसान का व्यवहार होता है। पैसा और रूप तो कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन इंसान का दिल और उसका स्वभाव ही असली पहचान होता है। शायद यही वजह थी कि तनीषा हर किसी से बहुत सम्मान से बात करती थी, चाहे घर का नुक्कर हो या सड़क पर मिलने वाला कोई अजनबी। वो सबके साथ बराबरी का व्यवहार करती थी। उसकी शादी जिस परिवार में तय हुई थी वो भी बहुत सम्मानित परिवार था। लड़के का नाम विवेक था। विवेक एक शांत स्वभाव का समझदार और जिम्मेदार इंसान था। पहली बार जब तनीषा और विवेक की मुलाकात हुई थी तो दोनों ने बहुत कम बातें की थी, लेकिन उन कम शब्दों में भी दोनों को लगा था कि शायद यही रिश्ता उनके लिए सही है। लेकिन इस पूरे रिश्ते में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो अभी तक तनीषा को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। वो थी विवेक की माँ संगीता जी। संगीता जी एक सख्त लेकिन समझदार महिला थी। उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। परिवार को संभालते संभालते उन्होंने कई रिश्तों को टूटते और जुड़ते देखा था। उनका मानना था कि शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता है, बल्कि दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है। जब पहली बार उन्होंने तनीषा की तस्वीर देखी थी तो उन्हें वो बहुत अच्छी लगी थी। शांत चेहरा, विनम्र मुस्कान और सादगी। लेकिन उनके मन में एक सवाल अभी भी था कि क्या ये लड़की सच में उतनी ही अच्छी है जितनी दिखती है। क्योंकि संगीता जी ने पहले भी कई बार ऐसा देखा था कि लोग सामने कुछ और होते हैं और असलियत में कुछ और होते हैं। एक रात जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा था तो संगीता जी चुपचाप सबको देख रही थी। विवेक के पिता ने पूछा, क्या सोच रही हो संगीता? उन्होंने धीरे से कहा, मैं बस यही सोच रही हूँ कि जिस लड़की को हम अपने घर ला रहे हैं, क्या हम उसे सच में जानते हैं? विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ आप इतनी चिंता क्यों कर रही? तनीषा बहुत अच्छी लड़की है। संगीता जी ने विवेक की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, बेटा मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहती हूँ कि उसका असली स्वभाव क्या है। क्योंकि शादी के बाद रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ अच्छे शब्द काफी नहीं होते। विवेक ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा, तो आप क्या करना चाहती हैं? संगीता जी कुछ पल चुप रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, मैं उसकी एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहती हूँ। ये सुनकर टेबल पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। विवेक के पिता ने हंसते हुए कहा, अरे ये कोई स्कूल का एग्जाम थोड़ी है। लेकिन संगीता जी गंभीर थी। उन्होंने कहा, नहीं, ये परीक्षा नहीं है, बस एक परख है। मैं ये देखना चाहती हूँ कि वो मुश्किल परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करती है। विवेक ने थोड़ा असहज होकर कहा, माँ अगर उसे पता चल गया तो? संगीता जी हल्के से मुस्कुराई, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। फिर उन्होंने जो योजना बताई उसे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने तय किया कि वे तनीषा से अपनी असली पहचान छुपाकर मिलेंगे, साधारण कपड़े पहनकर,
एक जरूरतमंद और थोड़ी सख्त स्वभाव वाली महिला बनकर अलग अलग परिस्थितियों में ये देखेंगी कि तनिषा का व्यवहार कैसा होता है। क्या वो गुस्सा करती है, क्या वो अहंकार दिखाती है, या फिर वो सच में दिल से अच्छी इंसान है। कुछ दिनों बाद वो दिन आ ही गया जब संगीता जी ने अपनी योजना को अमल में लाने का फैसला लिया। उस सुबह उन्होंने अपनी अलमारी से बहुत साधारण से कपड़े निकाले। एक पुरानी सी साड़ी, बिना मेकअप का चेहरा और सिर पर हल्का सा दुपट्टा। अब उन्हें देखकर कोई ये भी नहीं पहचान सकता था कि वे एक बड़े घर की मालकिन हैं। विवेक उन्हें देखकर थोड़ा हंस पड़ा। माँ, आपको देखकर तो मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूँ। संगीता जी ने मुस्कुराकर कहा, बस यही तो चाहिए। उस दिन तनीषा बाजार जाने वाली थी और संगीता जी ने तय किया कि उनकी पहली मुलाकात वहीं होगी। बाजार में भीड़ थी और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तनीषा सब्जियां खरीद रही थी। उसी समय संगीता जी धीरे धीरे चलते हुए उसके पास पहुंची और जानबूझकर उससे टकरा गईं। तनीषा के हाथ से सब्जियों का बैग नीचे गिर गया और सारी सब्जियां सड़क पर फैल गईं। संगीता जी ने तुरंत सख्त आवाज में कहा, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? कैसे चल रही हो? ये सुनकर आसपास खड़े कुछ लोग भी रुककर देखने लगे। तनिषा एक पल के लिए चौंक गई, लेकिन अगले ही पल उसने झुककर जमीन पर गिरी सब्जियां उठानी शुरू कर दी। उसने धीरे से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, शायद मुझसे ही गलती हो गई। संगीता जी ने हैरानी से उसे देखा। उन्हें उम्मीद थी कि शायद तनिषा बहस करे, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तनिषा ने सारी सब्जियां उठाकर बैग में रखी और फिर मुस्कुराकर बोली, आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? उसकी आवाज में सच में चिंता थी। संगीता जी कुछ सेकंड तक उसे देखती रहीं। उनके मन में एक हल्की सी सोच आई कि क्या ये लड़की सच में इतनी शांत और विनम्र है। लेकिन उन्होंने तुरंत अपने मन को रोका। नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। उन्होंने मन ही मन सोचा और फिर बिना कुछ कहे वहां से धीरे धीरे चली गईं। लेकिन जाते जाते उनके दिल में एक अजीब सी हलचल थी, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि ये सिर्फ एक छोटी सी मुलाकात होगी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये परीक्षा आगे चलकर उनकी अपनी सोच को ही बदल देगी। बाजार वाली घटना के बाद संगीता जी घर तो लौट आई थी, लेकिन उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी। रास्ते भर उनके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। वही लड़की जिसे उन्होंने जानबूझकर डांटा था, वही लड़की झुककर अपनी गलती मान रही थी और उल्टा उनसे पूछ रही थी कि कहीं उन्हें चोट तो नहीं लगी। संगीता जी ने जिंदगी में बहुत तरह के लोगों को देखा था। कई बार लोग सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आते ही उनका असली स्वभाव सामने आ जाता है। इसलिए उन्होंने अपने मन को समझाया कि एक घटना से किसी का स्वभाव नहीं जाना जा सकता। असली परख तो तब होती है जब इंसान मुश्किल परिस्थितियों में हो और सामने वाला उनके साथ कुछ अच्छा व्यवहार न कर रहा हो। उसी रात उन्होंने तय कर लिया कि वो एक बार और तनीषा की परीक्षा लेंगे, लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ी कठिन हो। दूसरे दिन उन्होंने सुबह फिर वही साधारण साड़ी पहनी, चेहरे पर वही सख्त भाव लाई और घर से निकल पड़ी। इस बार उन्होंने तनीषा से मिलने के लिए एक अलग जगह चुनी। उन्हें पता था कि तनीषा हर शनिवार पास के मंदिर में जाती है और वहां थोड़ी देर बैठकर पूजा करती है। संगीता जी भी उस मंदिर में जा पहुंची। मंदिर के बाहर कुछ गरीब लोग बैठे थे, जो आने जाने वाले लोगों से मदद मांग रहे थे। संगीता जी भी उन्हीं के आसपास जाकर बैठ गईं, जैसे कोई जरूरतमंद महिला हो। थोड़ी देर बाद तनीषा वहां पहुंची। उसने साधारण सी सलवार कमीज पहनी थी और हाथ में पूजा की थाली ली थी। उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। मंदिर में पूजा करने के बाद जब वो बाहर निकली तो उसकी नजर बाहर बैठे लोगों पर पड़ी। वो धीरे धीरे उनके पास गई और अपने बैग से कुछ फल और बिस्किट निकालकर बांटने लगी। जब वो संगीता जी के पास पहुंची तो उन्होंने जानबूझकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और थोड़ा रूखे अंदाज में बोली, मुझे ये सब नहीं चाहिए, लोग दिखावे के लिए दान करते हैं। तनीषा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर आपको सच में जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो आप बता सकती हैं। संगीता जी ने उसे गौर से देखा। उन्हें लगा कि शायद अब ये लड़की चिढ़ जाएगी या नाराज हो जाएगी, लेकिन तनीषा का चेहरा बिल्कुल शांत था। कुछ देर बाद तनीषा मंदिर की सीढ़ियों के पास बैठ गई
उसने देखा कि वो महिला अभी भी वहीं बैठी थी और थोड़ी थकी हुई लग रही थी। तनीषा फिर धीरे धीरे उनके पास आई और बोली, आपको पानी चाहिए क्या? संगीता जी ने इस बार थोड़ा कठोर स्वर में कहा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है? तनीषा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि आप भी किसी की माँ होंगी और माँ की उम्र की किसी भी महिला को देखकर अपने आप सम्मान आ जाता है। ये सुनते ही संगीता जी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल चुप हो गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तनीषा ऐसा जवाब देगी। तनीषा ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और उनकी तरफ बढ़ा दी। पहले तो उन्होंने लेने से मना किया, लेकिन फिर धीरे से बोतल पकड़ ली। कुछ देर बाद तनीषा वहां से जाने लगी तो उसने मुड़कर कहा, अगर आपको कहीं जाना हो तो मैं आपके लिए ऑटो बुला लेती हूँ। संगीता जी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, लेकिन उनके मन में इस लड़की के लिए सम्मान की एक और छोटी सी लहर उठ चुकी थी। तनीषा के जाने के बाद वे कुछ देर तक वहीं बैठी रहीं। उनके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उन्होंने सोचा था कि वो बस एक औपचारिक मुलाकात करके लौट आएंगी, लेकिन जो उन्होंने देखा था उसने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। घर लौटकर जब विवेक ने उनसे पूछा, माँ आज कहाँ गई थी, तो उन्होंने बस इतना कहा, थोड़ा बाहर काम था। लेकिन उस रात जब सब सो गए तब भी संगीता जी को नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में एक सवाल घूम रहा था कि क्या ये लड़की सच में इतनी अच्छी है या अभी भी कुछ ऐसा है जो उन्हें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने तय किया कि अब आखिरी बार वे तनीषा को परखेंगी और इस बार सबसे कठिन परीक्षा होगी। कुछ दिनों बाद वो दिन भी आ गया। उस दिन दोपहर के समय तेज धूप थी और सड़क पर बहुत कम लोग थे। संगीता जी ने जानबूझकर अपने पैर में हल्की सी पट्टी बांधी और लंगड़ाते हुए उस रास्ते पर खड़ी हो गईं, जहां से तनीषा रोज अपने ट्यूशन से घर लौटती थी। थोड़ी देर बाद तनीषा वहां से गुजर रही थी। उसने दूर से ही देखा कि एक बुजुर्ग महिला सड़क के किनारे खड़ी है और शायद चलने में परेशानी हो रही है। तनीषा तुरंत उनके पास पहुंची और बोली, आपको क्या हुआ है? पैर में चोट लगी है क्या? संगीता जी ने थोड़ी चिड़चिड़ी आवाज में कहा, हाँ लगी है, लेकिन तुम्हें क्यों बताऊं? तनीषा ने बिना बुरा माने धीरे से कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको अस्पताल तक छोड़ सकती हूँ। संगीता जी ने फिर वही कठोर अंदाज दिखाया, तुम्हें देर नहीं हो रही है? तनीषा मुस्कुराकर बोली, देर तो हो रही है, लेकिन अगर किसी को मदद की जरूरत हो तो थोड़ी देर रुकना गलत नहीं होता। इतना कहकर उसने उनका हाथ पकड़ा और उन्हें पास की बेंच पर बिठा दिया। फिर उसने ऑटो रोका और ड्राइवर से कहा कि उन्हें नजदीकी क्लिनिक तक छोड़ दे। ऑटो में बैठाते समय तनीषा ने ड्राइवर से कहा, इनका ध्यान रखना और अगर ज्यादा पैसे लगे तो मुझे फोन कर देना। ड्राइवर ने सिर हिलाकर हामी भर दी। तनीषा ने उस महिला के पैर की पट्टी को ध्यान से देखा और बोली, अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर को जरूर दिखाइएगा। उसकी आवाज में सच्ची चिंता थी। ऑटो धीरे धीरे वहां से चला गया और तनीषा अपनी राह चल दी। लेकिन ऑटो के अंदर बैठी संगीता जी की आंखें भर आई थीं, क्योंकि जिस लड़की की वो परीक्षा ले रही थी वो हर बार उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा इंसानियत दिखा रही थी। अब उनके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो रही थी कि क्या ये वही लड़की है जिसे वो अपने घर की बहू बनाना चाहती हैं, या फिर भगवान ने सच में उन्हें एक बेटी देने का फैसला किया है। उस दिन ऑटो के अंदर बैठी संगीता जी पूरे रास्ते खामोश रहीं। बाहर सड़क पर भीड़ लगी थी और लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उनके मन में अजीब सी हलचल थी। उन्होंने अपने जीवन में बहुत रिश्ते देखे थे। कई बहुएं घर में आते ही बदल जाती थीं। कई बहुएं सामने मीठा बोलती थीं और पीछे से परिवार को तोड़ देती थीं। इसी डर ने हमेशा उन्हें सतर्क रखा था। लेकिन तनीषा के साथ हुई 3 मुलाकातों ने उनके मन की कठोरता को धीरे धीरे पिघलाना शुरू कर दिया था। उन्हें बार बार वही दृश्य याद आ रहा था जब तनीषा ने बिना झिझक उनके लिए ऑटो रोका था और ड्राइवर से कहा था कि अगर ज्यादा पैसे लगे तो उसे फोन कर लेना। एक अजनबी महिला के लिए इतनी चिंता आजकल बहुत कम लोग करते हैं। घर पहुंचकर उन्होंने चुपचाप अपनी साड़ी बदली और अपने कमरे में बैठ गईं। उनके चेहरे पर गहरी सोच दिखाई दे रही थी। शाम को जब विवेक घर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ कुछ ज्यादा ही शांत है। उसने मुस्कुराकर पूछा, माँ सब ठीक है ना? संगीता जी ने धीरे से सिर हिलाया।
हाँ बेटा, सब ठीक है। लेकिन उनके मन में अब एक आखिरी सवाल बचा हुआ था कि क्या तनिषा का व्यवहार सिर्फ दूसरों के सामने अच्छा है या वो सच में दिल से ऐसी ही है। उन्होंने सोचा कि अब आखिरी बार उसकी परीक्षा ली जाएगी और इस बार स्थिति ऐसी होगी जहां कोई भी इंसान अपना असली स्वभाव दिखा देता है। अगले दिन उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्हें पता था कि तनिषा हर रविवार अपनी माँ के साथ बाजार के पास वाले छोटे से अनाथालय में जाती है और वहां बच्चों को किताबें और कपड़े देती है। संगीता जी ने तय किया कि इस बार वो वहां जाएंगी, लेकिन इस बार वो एक जरूरतमंद महिला बनकर नहीं जाएंगी, बल्कि एक बेहद सख्त और रूखे स्वभाव वाली महिला बनकर जाएंगी, जो हर बात में तनिषा को टोकती रहे। रविवार की सुबह थी। अनाथालय के आंगन में कई छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे और उनकी हंसी पूरे वातावरण को खुशियों से भर रही थी। तनिषा वहां बच्चों के साथ बैठ गई थी। वो उन्हें कहानी सुना रही थी और बच्चे उसकी बात को बड़ी गंभीर तरीके से सुन रहे थे। उसी समय संगीता जी भी वहीं पहुंची। उन्होंने दूर से ये दृश्य देखा और कुछ पल के लिए वहीं खड़ी हो गईं। तनिषा बच्चों के साथ बिल्कुल वैसे ही घुली मिली थी जैसे कोई बड़ी बहन हो। लेकिन संगीता जी ने अपने मन को फिर से सख्त किया और आगे बढ़ गईं। उन्होंने अंदर आते ही ऊंची आवाज में कहा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तनिषा ने मुड़कर देखा तो वो उस महिला को पहचान गई जिससे वो पहले 2 बार मिल चुकी थी। तनिषा तुरंत खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, नमस्ते, आप यहाँ। संगीता जी ने थोड़े रूखे अंदाज में कहा, हाँ क्यों, क्या यहाँ आने के लिए मुझे इजाजत लेनी पड़ेगी। तनिषा ने बिल्कुल भी बुरा नहीं माना। उसने धीरे से कहा, नहीं आप बैठिए, बच्चे अभी कहानी सुन रहे थे। लेकिन संगीता जी यही नहीं रुकी। उन्होंने जानबूझकर बच्चों के सामने ही कहा, आजकल लोग दान और सेवा भी दिखावे के लिए करते हैं। ये सुनकर वहां खड़े कुछ लोग असहज हो गए। सबकी नजर तनिषा पर टिक गई कि अब वो क्या जवाब देगी। तनिषा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा, अगर किसी को मदद करने से खुशी मिलती है तो शायद वो दिखावा नहीं बल्कि एक छोटी सी कोशिश होती है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, बस सच्चाई थी। फिर उसने बच्चों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब कहानी पूरी करते हैं। और वो फिर से बच्चों के साथ बैठ गई। संगीता जी ये सब देखकर हैरान रह गईं। उन्होंने सोचा था कि शायद इस बार तनिषा को बुरा लगेगा, शायद वो नाराज हो जाएगी या जवाब देगी। लेकिन तनिषा का व्यवहार हर बार वैसा ही था, शांत, विनम्र और सम्मान से भरा हुआ। कहानी खत्म होने के बाद धीरे धीरे बच्चे खेलने लगे। तनिषा ने अपने बैग से कुछ किताबें निकाली और बच्चों को देने लगी। उसी समय उसने देखा कि वही महिला एक कोने में बैठी है और थोड़ी थकी लग रही है। तनिषा उसके पास गई और बोली, माँ जी, आपने कुछ खाया है। संगीता जी ने सिर हिलाया, नहीं। तनिषा तुरंत अंदर गई और रसोई से एक प्लेट मखाना लेकर आई। उसने वो प्लेट उनके सामने रखते हुए कहा, पहले थोड़ा खा लीजिए। संगीता जी अब उस प्लेट को कुछ सेकंड तक देखती रही। उनकी आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, लेकिन उन्होंने जल्दी से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि तनिषा उन्हें देख ना सके। उन्होंने धीरे से खाना खाना शुरू किया। तनिषा वहीं पास में बैठी रही। कुछ देर बाद संगीता जी ने पूछा, तुम हर हफ्ते यहाँ आती हो। तनिषा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब भी समय मिलता है मैं यहाँ आती हूँ। मुझे बच्चों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। फिर वो थोड़ी देर चुप रही और धीरे से बोली, असल में मेरे पापा हमेशा कहते थे कि अगर जिंदगी में कुछ अच्छा करना हो तो किसी जरूरतमंद की मदद जरूर करनी चाहिए। ये सुनते ही संगीता जी का दिल भर आया। उन्होंने पहली बार तनिषा की तरफ ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर कोई बनावटीपन नहीं था, बस सादगी और सच्चाई थी। उस पल उन्हें महसूस हुआ कि शायद अब उन्हें और कोई परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी सच सामने आना बाकी था, और वो सच जब सामने आएगा तब शायद तनिषा खुद भी हैरान रह जाएगी। अनाथालय से लौटते समय संगीता जी का मन बहुत भारी था। सड़क पर चलते हुए उनके कदम धीमे हो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्होंने सिर्फ एक लड़की को नहीं बल्कि खुद को भी समझा है। 3 बार उन्होंने तनिषा की परीक्षा ली थी और हर बार तनिषा ने बिना जाने कि सामने कौन है, सिर्फ इंसानियत और सम्मान दिखाया था। आज उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि शायद भगवान ने सच में उनके घर के लिए एक सही लड़की चुनी है। घर पहुंचकर वो चुपचाप अपने कमरे में बैठ गईं। कुछ देर बाद विवेक उनके पास आया।
उसने देखा कि उसकी माँ की आंखों में हल्की सी नमी है। उसने चिंता से पूछा, माँ सब ठीक है ना? संगीता जी ने उसकी तरफ देखा और धीमे से मुस्कुरा दी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा सब ठीक है। विवेक कुछ समझ नहीं पाया। उसने फिर पूछा, आप पिछले कुछ दिनों से कहीं जा रही थी, क्या बात है? संगीता जी कुछ पल चुप रहीं, फिर उन्होंने कहा, मैं तनिषा से मिल रही थी, लेकिन अपनी असली पहचान छुपाकर। ये सुनकर विवेक चौंक गया। क्या माँ, आपने ऐसा क्यों किया? संगीता जी ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि जिस लड़की को हम अपने घर ला रहे हैं उसका दिल कैसा है। फिर उन्होंने धीरे धीरे पिछले दिनों की सारी घटनाएं विवेक को बता दी। बाजार वाली मुलाकात, मंदिर वाली मुलाकात और अनाथालय वाली मुलाकात। सब सुनकर विवेक कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो अब आपको जवाब मिल गया? संगीता जी की आंखें फिर से भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, हाँ बेटा, और शायद मुझे उम्मीद से भी ज्यादा अच्छा जवाब मिला। अगले दिन उन्होंने फैसला किया कि अब सच सामने लाने का समय आ गया है। उन्होंने विवेक से कहा कि वो तनीषा और उसके परिवार को घर पर चाय के लिए बुला ले। शाम का समय था। घर में हल्की सी सजावट की गई थी। तनीषा अपने माता पिता के साथ वहां पहुंची। तनीषा थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि शादी की बात अब लगभग तय हो चुकी थी और आज शायद कुछ जरूरी बातें होने वाली थीं। सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। हल्की हल्की बातचीत चल रही थी। तनीषा की नजर बार बार संगीता जी पर जा रही थी। उसे लग रहा था कि उसने इस चेहरे को कहीं देखा है, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ। कुछ देर बाद संगीता जी धीरे से उठी और तनीषा के पास आकर बैठ गईं। उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा क्या तुम मुझे पहचानती हो? तनीषा ने थोड़ी देर उन्हें ध्यान से देखा, फिर उसने धीरे से सिर हिलाया, नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। संगीता जी हल्के से मुस्कुराईं, फिर उन्होंने कहा, हाँ, तुमने मुझे देखा है 3 बार। ये सुनकर तनीषा हैरान रह गई। संगीता जी ने आगे कहा, पहली बार बाजार में जब तुमसे टकराकर मैंने तुम्हें डांटा था, दूसरी बार मंदिर के बाहर जब तुमने मुझे पानी दिया था, और तीसरी बार अनाथालय में जब तुमने मुझे खाना खिलाया था। तनीषा की आंखें अचानक फैल गईं। उसे जैसे एक एक पल याद आने लगा। वो कुछ सेकंड तक बिल्कुल चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो आप थी? कमरे में बैठे सब लोग अब ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। संगीता जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत भावुक होकर बोली, हाँ बेटा, वो मैं ही थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तनिषा थोड़ी असहज हो गई। उसने घबरा कर कहा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो? लेकिन संगीता जी ने तुरंत उसका हाथ दबाया और कहा, गलती नहीं बेटा, तुमने तो हर बार मेरा दिल जीत लिया। उनकी आवाज भर्रा गई थी। उन्होंने आगे कहा, मैं ये देखना चाहती थी कि तुम्हारा स्वभाव कैसा है, लेकिन हर बार तुमने जिस तरह धैर्य, सम्मान और करुणा दिखाई, उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। अब कमरे में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो चुकी थी। संगीता जी ने तनिषा की तरफ देखते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं अपनी होने वाली बहू को परख रही हूँ, लेकिन सच तो ये है कि भगवान ने मुझे ये दिखाया कि मुझे बहू नहीं बेटी मिल रही है। तनिषा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने धीरे से झुककर संगीता जी के पैर छू लिए। संगीता जी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। उस पल कमरे में एक अजीब सी भावुक शांति फैल गई थी। विवेक अपने सामने ये सब देख रहा था और उसके चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान थी, क्योंकि आज सिर्फ एक रिश्ता तय नहीं हुआ था, बल्कि दो दिलों के बीच भरोसे की एक मजबूत नींव रखी जा चुकी थी। उस दिन के बाद संगीता जी अक्सर कहा करती थी कि रिश्ते सिर्फ बड़े घर या बड़े नाम से नहीं बनते, रिश्ते बनते हैं दिल की अच्छाई और इंसानियत से। और तनीषा जब उस घर में बहू बनकर आई, तो उसने सिर्फ बहू की जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि उस घर को एक परिवार बनाए रखने वाली बेटी बन गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत गहरी सीख मिलती है कि किसी भी रिश्ते की असली मजबूती दिखावे से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार और दिल की अच्छाई से बनती है। एक घर को खुशहाल बनाने के लिए सिर्फ बहू या सास का अच्छा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि दोनों का एक दूसरे को समझना और सम्मान देना भी उतना ही जरूरी होता है। जब रिश्ते भरोसे, धैर्य और इंसानियत की नींव पर बनते हैं, तब वे सिर्फ रिश्ते नहीं रहते, बल्कि एक मजबूत परिवार बन जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।